हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राउज एकेडमी। आज हम ट्राइब का एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं यूनिट 10 से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आज का जो पहला एमसीक्यू है वो है कि 1950 में हाउ मैनी ट्राइब्स वर लिस्टेड एंड गिवन द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया। 1950 में भारत में, ठीक है, 1950 में भारत में कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। 1950 की बात कर रहा है। 212, 342, 275 या फिर 300। इसका जो जवाब है वो है 212। ठीक है, टोटल 212 जो है ट्राइब को दर्जा दिया गया था। किसका? शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया था। कौन देता है? इसका जो राइट है वो है आपके प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट एक अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उसके बाद किसी भी ट्राइब को जो है इसका दर्जा मिलता है। कौन से आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 342 में मिलता है। इसमें जितनी भी ट्राइब लिस्टेड हैं उनको बोलते हैं हम शेड्यूल्ड ट्राइब। ये शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट करना। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। सेकंड जो है कहता है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर क्या थी, या जिसको हम कहते हैं डिकेडल ग्रोथ रेट, मतलब कि 10 साल में कितनी वृद्धि हुई, ये बताता है आपका कोई भी सेंसस। ठीक, अब जो है ये पूछ रहा है 2011 के अनुसार, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो डेटा है हमारे पास 2011 के सेंसस का ही है। तो देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 21.50%, 23.10% या फिर 25.20% या फिर 27.80%। इसका जवाब है वो है 25.20%। ठीक है, दशकीय वृद्धि जो है वो है 25.20%। ठीक है, अब ये दशकीय वृद्धि कब से हुई है? 2001 का जो सेंसस आया था उसमें जितनी थी, उससे जितनी वृद्धि हुई 10 सालों में जो वृद्धि हुई उसको हम बोलते हैं दशकीय वृद्धि, जो है आपकी 25.20%। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। कहता है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, जो सेक्स रेशो है सर्वाधिक कौन से जिले में पाया जाता है? किसका? ट्राइब्स का। ऑप्शन है अलीराजपुर, मंडला, बालाघाट या फिर डिंडौरी। ठीक, इसका जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, बालाघाट। सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशो है आपके बालाघाट में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1050। ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करें, हमारे एमपी का ट्राइबल सेक्स रेशो जितना है, एमपी का वो है आपका 984। ठीक है, लिंगानुपात एमपी में ओवरऑल किसका? ट्राइब का कितना है? 984। और अगर ये पूछे सर्वाधिक कहाँ पर है तो आपके बालाघाट में कितना है? 1050। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है उसमें जो थर्ड नंबर पर आती है वो कौन सी जनजाति है? ऑप्शंस हैं भील, गोंड, कोल या फिर कोरकू। देखिए, ये तो आपको बहुत इजीली ये आप गैस कर सकते हैं कि जो भील है सबसे लार्जेस्ट है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आती है जनसंख्या के मामले में वो है गोंड। उसके बाद जो इसका जो आंसर है वो है आपका कोल। ठीक है, ये 4th नंबर पर आती है। इसका जो क्रम है वो है भील, गोंड, कोल, कोरकू और 5th नंबर पर आती है सहरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 7th नंबर पे बैगा आ जाती है, ये आप याद रखेंगे। भील जो है, भील का जो परसेंटेज है वो है 39.5%, गोंड है 33.6% और जो कोल, जो हमारा इसका जवाब है ऑप्शन सी, कोल जो है वो है 7.6%। आपको एटलीस्ट 3 तो याद रखने हैं परसेंटेज के मामले में। सबसे ज़्यादा 39, 33 गोंड, उसके बाद 7.6% जो है आपका कोल है। ठीक है, अगर देखा जाए ओवरऑल जो हमारी जो परसेंटेज है हमारे ट्राइब का पूरे एमपी में वो कितना है? 21.6%। यह आपको याद रखना है पूरी जनसंख्या का हमारे एमपी में। दूसरा जो कहता है
मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बैगा जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? कौन सा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का? ऑप्शन है महाकौशल, बघेलखंड, चंबल या फिर मालवा। तो कह रहा है कि बैगा जनजाति जो है कहाँ निवास करती है। तो इसका जो जवाब है वो है महाकौशल रीजन। ठीक है, महाकौशल रीजन कौन सा? जो एमपी के साउथ ईस्ट में आता है, जैसे कि बालाघाट, उमरिया या फिर जो है मंडला, डिंडौरी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो महाकौशल रीजन में मेनली आती हैं। ठीक, तो बैगा जो है यहाँ पर मेनली जो है निवास करती है। आगे देखिए, कह रहा है कि बघेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है। जो बघेलखंड क्षेत्र है हमारे एमपी का, उसमें कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? ऑप्शन दिए हुए हैं कोल, बैगा, गोंड या फिर गोंड, भारिया, कोरकू या सहरिया, पनीका, खैरवार या कोंडार और सहरिया। आप यहाँ पे अगर एक ट्राइब के बारे में भी, हर एक ऑप्शन में एक ट्राइब के बारे में भी आपको पता है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और सही जवाब दे सकते हैं। जैसे यहाँ से शुरुआत करें, कोल। कोल कहाँ रहती है मेनली? जो कोल है मेनली आपके निवास करती है रीवा की नेटिव है। ठीक है, रीवा का जो कुछ कुछ जो आपके एरिया है वहाँ पे निवास करती है, मेनली रीवा में। बैगा अभी हमने देखा कहाँ पर निवास करती है। एक तो बघेलखंड वाला भी थोड़ा रीजन है, जो उमरिया वाला आता है, सीधी वाला रीजन आता है, उसमें भी है। उसके अलावा आपके मंडला, डिंडौरी, बालाघाट में भी निवास करती है। और जो गोंड है मेनली आपके, गोंड तो ऐसी एक ट्राइब है जो आपके एमपी के सारे ही डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, लेकिन कोई मेन एरिया पूछे तो बालाघाट, डिंडौरी, मंडला और बाकी जो एरिया है उसमें आती हैं। ठीक, गोंड। यहाँ पे भारिया देखिए, तो भारिया तो आप पहचान सकते हैं कि जो छिंदवाड़ा का जो पातालकोट एरिया है मेनली वहाँ निवास करती हैं। तो ये तो हट ही जाता है कि बघेलखंड में तो नहीं आती हैं। ठीक, कोरकू जो है, कोरकू आपके मेनली बैतूल में निवास करती हैं, तो ये भी हट जाता है। सहरिया जो है, सहरिया आपके नदन एरिया में निवास करती है, मेनली श्योपुर, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर वाला जो इलाका है वहाँ आती हैं, तो ये भी हट गया। उसके बाद जो सहरिया, ये आपने देखा अभी, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका कोल, क्योंकि जो हम बघेलखंड रीजन की बात करते हैं उसमें रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और बाकी जो एरिया है वो भी आ जाता है। ठीक है, उसके जो नीचे जो एडजेसेंट एरिया है वो आ जाता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, कोल, बैगा और गोंड। आगे देखिए, भारत में अनुसूचित जनजातियों की पहचान हेतु 5 मापदंड किस समिति द्वारा सुझाए गए थे? ठीक है, एमपी भारत में जो है कौन सी ऐसी समिति थी जिसने 5 क्राइटेरिया बताए थे, किस चीज़ के लिए? जनजातियों की पहचान के लिए बताए थे। ठीक है, पूछ रहा है एल्विन कमेटी है, एन धेबर है या फिर दिलीप सिंह भूरिया कमेटी है या फिर लोकुर कमेटी है। ठीक है, इसका जो जवाब है वो है लोकुर कमेटी। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको ये राइट है कि किसी भी कमेटी को गठित करने का, किस चीज़ के लिए? जनजातियों के लिए। ठीक है, तो जनजातियों के मापदंड या उनकी पहचान के लिए कमेटी रेकमेंड करने के लिए जो है बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1965 में बनाई गई थी। नाम क्या था? लोकुर कमेटी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे BN लोकुर, इसलिए इसका नाम पड़ा लोकुर कमेटी। ठीक है, और जो सदस्य थे, 2 सदस्य इसमें हुआ करते थे। एक थे आपके PB पांडे और एक थे आपके N सुंदरम। आप याद रखिएगा, लोकुर कमेटी इंपॉर्टेंट है, इसने क्राइटेरिया बताया था, तो उसके सदस्य भी पूछ सकता है और जो है उसके आपके अध्यक्ष का भी नाम पूछ सकता है। आप याद रखेंगे BN पांडे, N सुंदरम और लोकुर। ठीक है, इन्होंने 5 एरिया कौन कौन से बताए थे? इन्होंने बताया था कि ऐसी ट्राइब जो प्रिमिटिव ट्रेट रखती हो, पहला उसका क्राइटेरिया था। प्रिमिटिव ट्रेट मतलब कि बहुत पुराने तरीके से जीवन यापन करती हो अभी भी, जैसे कि आदि मानव करते थे। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया था जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो। जियोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब एक अलग ही जगह पर रहती हो, जैसे कोई दुर्लभ पठार हो, कोई दुर्लभ जंगल हो, ऐसी जगह पर निवास करती, मतलब जो मुख्य धारा है उससे नहीं जुड़ी हुई है। दूसरा था उनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर, मतलब कि उनकी जो जीने की शैली है या उनका जीने की जो परंपराएं हैं, कल्चर है उनका, उनकी संस्कृति जो है मुख्य धारा से अलग है। ठीक है, दूसरी बात ये एक शाय इन मैटर ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब कि शाइनेस हो उनमें। किस तरह की शाइनेस हो? मुख्य धारा से अलग रहती हो, जो मेन जो हमारी कम्युनिटी है उससे संपर्क उनका कम हो। और 5वीं बात ये थी कि उनका जो है बैकवर्डनेस हो। किस चीज़ में बैकवर्डनेस हो? बैकवर्डनेस हो आर्थिक
और शैक्षणिक, मतलब कि इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो। तो ऐसे 5 उन्होंने क्राइटेरिया बताए थे और उन्होंने कहा था कि अगर ये 5 क्राइटेरिया पर कोई भी जो जनजाति है वो खरी उतर जाती है या फिर ये 5 क्राइटेरिया पर सही बैठती है तो जो है उसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, 1965 में ये आई थी। ठीक, आगे देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन पार्लियामेंट इंक्लूड और एक्सक्लूड ट्राइब्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक, कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद अनुसूचित जनजातियों की सूची में जनजातियों को शामिल करता है। ठीक, कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि कभी भी अगर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसको बताना हो, मतलब अधिसूचित करना हो, तो अधिसूचित करने का जो काम है बाय नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कौन? नोटिफिकेशन जारी करेंगे प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पे करेंगे या किसके मशवरे से करेंगे? वो करेंगे आपके गवर्नर, जो भी कंसर्न आपके स्टेट होंगे उसके गवर्नर को वो सूचित करेंगे। उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि ये ट्राइब है, इसको आप इंक्लूड कर सकते हो। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये जो लिखा हुआ है ये लिखा है 342 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अब उन्होंने जारी तो कर दी पूरी लिस्ट, लेकिन अगर लिस्ट में एक ही बार जो है जारी करेंगे प्रेसिडेंट, अब उसमें अगर किसी को हटाना है, किसी ट्राइब को हटाना है या किसी ट्राइब को इंक्लूड करना है, जोड़ना है, तो इसका काम कौन करता है? इसका काम करती है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट क्या करेगी? एक लॉ बने, क्योंकि लॉ बनाती है पार्लियामेंट, तो बाय लॉ, बाय मेकिंग लॉ बनाकर एक्सक्लूड या इंक्लूड करेगी किसको? ट्राइब को। ठीक है, जैसा हमने देखा था कल हमारे एमसीक्यू में कि कीर, मीना और पारधी 3 ट्राइब को 2003 में एक्सक्लूड किया गया था मध्य प्रदेश में से, इसलिए हमारे यहाँ पर 43 बच जाती हैं क्या? हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये जो लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट बाय लॉ क्या करेगी? ट्राइब को एक्सक्लूड या इंक्लूड करेगी, ये जो दिया हुआ है ये दिया है 342 क्लॉज 2 में। ठीक है, अब जो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर 342 क्लॉज 2 ये दिया है, तो ये हो जाता है इसका जवाब। ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल 366 क्लॉज 25। ठीक है, इसमें जो दिया है, इसमें दिया है परिभाषा। किसकी परिभाषा? डेफिनेशन दी हुई है शेड्यूल्ड ट्राइब की। ये कहता है आर्टिकल 366 क्लॉज 25 कि ऐसी ट्राइब जो कि आर्टिकल 342 क्लॉज 1 में इंक्लूडेड हो, उसी को हम क्या कहेंगे? शेड्यूल्ड ट्राइब कहेंगे। ठीक है, ओके। आगे देखिए, आगे जो है कहता है कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो कौन सा जो है वो आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 244। ठीक है, आर्टिकल 244 किसकी बात करता है? ये बात करता है शेड्यूल्ड एरिया की या फिर ट्राइबल एरिया की ये बात करता है। ठीक है, अब जो है ये दोनों चीज़ों की बात करता है। कौन से पार्ट में है? पार्ट 10 में है ये हमारे संविधान के। ठीक, जो शेड्यूल्ड एरिया है उसमें हमारा मध्य प्रदेश भी आता है, मतलब कि पूरी 10 स्टेट्स आती हैं। उसके अलावा जो ट्राइबल एरिया है उसमें जो है 4 स्टेट्स आती हैं, ये आप याद रखिएगा, ये वाला एरिया। ठीक, आगे देखिए, कहता है कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, कह रहा है, अभी हमने जो देखा आर्टिकल 244 में कि ये जो है शेड्यूल्ड जो एरिया है, अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो जो है शेड्यूल्ड एरिया हमेशा आते हैं 5th स्केड्यूल में। ठीक है, और जो आपके ट्राइबल एरिया हैं वो आएगा आपका अनुसूची 6 में या
शेड्यूल एरिया में, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है वहाँ पर बनाए जाते हैं शेड्यूल्ड एरिया, और जो कुछ जो अलग जो आपकी स्टेट्स हैं उनको दर्जा दिया गया है ट्राइबल एरिया का, ठीक है। उसमें से आ जाते हैं 6 शेड्यूल में असम, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, और त्रिपुरा 4 आती हैं। अब जो 5th शेड्यूल में हम आगे देखेंगे, ठीक। तो ये वाला जो है आपका मध्य प्रदेश कहता है कि कौन सी अनुसूची में आता है, तो ये इसका जो जवाब है वो है 5th अनुसूची में आता है। हमने आपको बताया कि इसमें कितनी, जो 5वीं अनुसूची है उसमें पूरे 10 जो हैं राज्य आते हैं। तो कौन कौन से राज्य आते हैं ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। हमने देखा MP तो आता ही है, इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ आएगा, महाराष्ट्र आएगा, गुजरात आएगा, राजस्थान आएगा, और हिमाचल प्रदेश भी आएगा, झारखंड आएगा, उड़ीसा आएगा, उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। इतने जो हैं आपके स्टेट्स हैं वो कौन सी सूची में आते हैं, अनुसूची 5 में आते हैं, जो हम कहते हैं शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, जो आपके MP भी इसमें आता है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।